नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गति के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हमारा अगला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो गति के नियम में कुछ चीजों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गति का क्या अर्थ होता है, गति का परिभाषा कहता है जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करता है तो उसको गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको गति कहते हैं। समय के साथ कोई भी एक निश्चित समय हो सकता है, समय के साथ अगर वो स्थान का परिवर्तन करे तो उसको गति कहते हैं। अगला है हम लोगों का दूरी। अगला है दूरी। किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अगला है हम लोगों का विस्थापन। किसे कहते हैं? विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति है, कोई भी गतिशील वस्तु है उसका जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां से कोई चीज चलना शुरू किया, वो इस तरह से गया और वहां से फिर वापस आके यहां रुक गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, तो इसने क्या किया? यहां से जो इतना तक गया तो ये तो दूरी तय किया। क्या तय किया? दूरी तय किया। लेकिन इसके बीच जो सबसे न्यूनतम, इस दोनों के बीच जो अंतर आया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो अंतर आया, इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन। इसी को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी क्या हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए यहीं से चलना शुरू किया था और यहीं से घूम फिर के फिर वो इसी जगह पे आ जाता है ना? तो विस्थापन शून्य हो गया। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक ही जगह था तो शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होगा? शून्य नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग का आता है चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी को हम लोग मीटर से दिखाते हैं, बटे समय को हम लोग सेकंड से दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलिए आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। वेग। तो वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। उसमें क्या होगा? दिशा निश्चित होगा। वेग में क्या निश्चित होगा? दिशा निश्चित होगा। परिमाण तो होगा, परिमाण के साथ क्या हो जाएगा? दिशा निश्चित होगा, तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है। तो वेग जो है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही है। जबकि चाल में क्या है? सिर्फ परिमाण है, कोई दिशा नहीं है। तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मान लीजिए त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, है ना? तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकेंड होगा ना, और फिर इसमें समय आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है त्वरण का मात्रक। ठीक है।
आई होप आप लोगों को गति के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग न्यूटन के पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम को जानेंगे, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया। अब हम चर्चा करें न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति नियम, तो न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था। न्यूटन ने कितने गति नियम दिया था? तो न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, और अगर वो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, बस में बैठ के क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस क्या कर दी, अचानक ब्रेक लगा दी। बस में चढ़ के जा रहे हैं, बस अचानक ब्रेक लगा दी, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, कमर से ऊपर का हिस्सा है, वो बस के गति के साथ वो गतिशील हो गया है। जैसे ब्रेक लगा दिया तो आपका शरीर गतिशील रहना चाहता है, इसी वजह से वो आगे की ओर झुक जाता है ना। समझ में आ गया। और मान लीजिए आप किसी बाइक में बैठे हुए हैं और अचानक एक्सीलेटर लेके क्लच को छोड़ दिया है, अचानक क्लच को छोड़ दिया है, तो गाड़ी जैसे ही आगे की ओर जाएगा, आप पीछे की ओर गिरने की आपकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपका शरीर स्थिर है और वो स्थिर ही रहना चाहती है, जबकि एकाएक वो गतिशील हो जाता है बाइक, है ना। तो इसी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, न्यूटन का प्रथम गति नियम यही है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगला नंबर आता है हम लोग का न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होती है। मतलब किसी वस्तु में आरोपित बल जो होगा उसमें संवेग परिवर्तन के दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब F बराबर ma, F बराबर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। क्या सूत्र मिलता है इससे हमें, F बराबर ma। इसको लिख लीजिए, बहुत ही VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है हम लोग न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम है प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। मतलब क्या, आप अगर गोली चलाते हैं तो गोली चलाने के क्या होता है, गोली आगे की ओर भागता है, जबकि वो बंदूक पीछे की ओर भागता है ना। बंदूक पीछे की ओर फेंका जाता है और गोली आगे की ओर, तो इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, बराबर प्रतिक्रिया होती है। वही चीज है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, जबकि गोली आगे की ओर गति करता है। ठीक है, तो न्यूटन का 3 गति नियम हम लोग पढ़ लिए। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है, न्यूटन का पहला गति नियम क्या था, जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, जब स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो पहले गति नियम को क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसको, न्यूटन के प्रथम गति नियम, फर्स्ट गति नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। अब देखिए, हम लोग कुछ गति के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, गति के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गति के समीकरण जब हम उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे हम, तो हमें बहुत ही आवश्यक हो कुछ सूत्र, उस सूत्र को हमने लिखा है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। और सूत्र बताने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं गति के समीकरण को, है ना। तो गति के समीकरण में पहला सूत्र आता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा सूत्र है हम लोगों का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा सूत्र आता है हम लोगों का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम लोग का चौथा सूत्र आता है Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1।
तो ये जो 4 सूत्र है, ये चारों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि V U A T S ये सारी चीज है क्या। तो देखिए S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन जिसको बोलते हैं हम लोग, S विस्थापन है। U हो गया प्रारंभिक वेग, V हो गया आपका अंतिम वेग, A हो गया त्वरण, T हो गया समय, G हो गया गुरुत्व त्वरण। कहीं कहीं पे G का भी मान पूछा जाता है, तो G हो गया गुरुत्व त्वरण। तो G का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस सूत्र को आप लिख लीजिए, इस सूत्र को आप लिख लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने गति के नियम को पढ़ लिया, आज हम लोगों ने गति के नियम को पढ़ लिया। आगे हम लोग कल फिर फिजिक्स का एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो विद्यार्थी नए हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की मजेदार फिजिक्स की वीडियो आसान भाषा में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एबी एकेडमी दुमका आपकी हर कंपटीशन की तैयारी कराती है, और ये साइंस की जो क्वेश्चन है प्रत्येक कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसे आप पढ़ लें, याद कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।